हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जी ट्रिक्स। आज हम करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के करने से पहले मैं इसमें पहले आपको बता दूं कि हम इसमें डेफिनेशंस, इसकी स्कोप्स और कैसे सेल्स के फंक्शंस हैं वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। और कैसे बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड है सेल से, केमिकल से, तो हम आज ये जानेंगे। और बेसिकली इसमें मैंने छोटे-छोटे ट्रिक्स भी बना रखे हैं, तो आप उसको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये बहुत ईज़िली हो जाएगा। तो आप बस फ़ोकस करके थोड़ा-सा टाइम देके ट्रिक्स पे पहले फ़ोकस करना, अपने आप चीज़ें याद हो जाएँगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो क्या कहता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? ओके। तो बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच। ओके। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है जो कि डील करता है किससे? केमिकल प्रोसेसेस से। तो केमिकल प्रोसेसेस से डील करता है और किससे करता है? सब्सटेंसेस डेट अकर विद इन द लिविंग सेल्स। तो जो भी हमारे लिविंग सेल्स हैं, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, राइट? है ना? तो वो जो सेल्स हैं उसके अंदर क्या हो रहा है? न्यूक्लियस है ना, राइबोसोम्स हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो वो क्या कर रहे हैं? जैसे न्यूक्लियस न्यूक्लियस है तो उसमें डीएनए फॉर्मेशन है, डीएनए होता है ना। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है? डीएनए के बाद आरएनए, और आरएनए के बाद प्रोटीन। ठीक है। तो ये हमें ये ऐसे बनता है। हमारी बॉडी में क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो डीएनए बनाता है, फिर आरएनए बनाता है, फिर प्रोटीन बनाता है। तो ये एक प्रोसेस से बन रहा है। डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो एक प्रोसेस से बन रहा है जिसमें ये प्रोटीन एक केमिकल है ना, एक सब्सटेंस है। और इसमें कुछ केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं जिससे ये बन रहा है। तो इसी को हम कहते हैं, क्या इसी की स्टडी को, कि सेल्स के अंदर कोई प्रोटीन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है ना? इनकी जैसे कार्बोहाइड्रेट है चाहे फैट है, तो कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक डाउन होगा, जिस उससे हमें एनर्जी मिलेगी, तो कैसे मिलेगी? है ना? तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं हम किसके अंदर? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसीलिए इसका वर्ड, ये जो वर्ड है इसका, देखो, बायो प्लस केमिस्ट्री है ना, लिविंग प्लस केमिकल्स है ना। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और क्या है? केमिस्ट्री भी है इसके अंदर, है ना, केमिकल प्रोसेसेस भी है। तो ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है केमिकल प्रोसेसेस से इन किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो वर्ड है, केमिकल प्रोसेस और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मस्ट है। डेफिनेशन लिखते समय पे हमें ये जरूर याद रखना है, केमिकल प्रोसेस और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग। अगली बात हम करेंगे स्कोप की। तो स्कोप की बात करते समय हम क्या करेंगे? स्कोप की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। उस ट्रिक पे पहले फोकस करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद मैं एक एक ट्रिक को डिकोड करके आपको बता दूंगा कि इसका क्या मीनिंग है। इससे हमारे जल्दी जल्दी हम याद कर पाएंगे कि स्कोप क्या है। ठीक है। तो स्कोप में क्या है कि एक लड़का है प्यारा सा, यहाँ पे देखो आप। वो क्या लेने गया है? ड्रग लेने गया है। ये ड्रग है ना, वो ड्रग लेने गया है। कहाँ पे गया है? एक क्लिनिक में गया है। तो ये पूरा एक क्लिनिक का एरिया देखो आप, पूरा क्लिनिक है ना, क्लिनिक पर गया है। वहाँ पे फार्मासिस्ट कन्हैया, वहाँ पे ये जो है, ये फार्मासिस्ट कन्हैया हैं। ये कन्हैया क्या करते हैं? फार्मासिस्ट कन्हैया उसे ड्रग डिजाइन करके देते हैं। ड्रग को अच्छे से डिजाइन करके देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जैसा वो चाह रहा है वैसा डिजाइन करके वो ड्रग देते हैं। ठीक है। फिर वो टैक्सी से, देखो इधर पीछे देखो, ये बन वो लड़का, फिर वो टैक्सी लेके, ये टैक्सी है, टैक्सी लेके वो घर आ जाता है। और नित्रा, नित्रा उसकी छोटी सी सिस्टर है, उसको वो दवाई देता है ना। टैक्सी लेके घर आ जाता है, उसके बाद वो सिस्टर, उसकी जो सिस्टर है उसको अपनी दवाई देता है। उसको जेनेटिक की जो बीमारी होती है वो सही हो जाती है। तो इसमें जो स्टोरी है, पहले हम फोकस करते हैं कि ड्रग है, ड्रग लेने कौन गया? क्लिनिक पे गया, है ना। उसके बाद उसको किसने दिया? तो फार्मासिस्ट कन्हैया ने दिया। फिर ड्रग को वो डिजाइन करके देते हैं। फिर वो टैक्सी लेके क्या करता है? नित्रा, नित्रा के पास आता है। नित्रा उसकी छोटी सिस्टर है, उसको देता है दवाई। वो उसकी जेनेटिक बीमारी सही हो जाती है। तो इससे हमारा उसका क्या रिलेशन है? मतलब मैं जो बोलने वाला बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इसका क्या रिलेशन है, इसका इस चीज से, इस स्टोरी से कैसे है। तो जैसा मैं हमने यहाँ पे लिख रखा है, सबसे पहले स्टोरी क्या है? ड्रग लेने गया तो ड्रग से क्या आ जाएगा? ड्रग एक्शन। तो पहला पॉइंट स्कोप ऑफ
केमिस्ट्री क्या हो गया? ड्रग एक्शन। तो ड्रग का क्या-क्या एक्शन होता है ना? ड्रग एक्शन हो गया, फिर वो क्लिनिक में गया तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री हो गया, राइट? ऐसे ही फार्म फार्मासिस्ट कन्हैया था तो फार्माकोकाइनेटिक हो जाएगा ना, फार्मासिस्ट कन्हैया था। ओके। उसके बाद ड्रग वो डिजाइन करके देता है तो ड्रग डिजाइनिंग हो जाएगी, है ना बात? टॉक्सिकोलॉजी हो जाएगी, टैक्सी लेके आता है पकड़ के, वो टॉक्सिकोलॉजी हो जाएगी। नित्रा को देता है तो न्यूट्रास्यूटिकल्स हो जाएगा, है ना वर्ड? उसकी जेनेटिक्स सही हो जाता है तो जीनोमिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये पूरे पॉइंट्स याद रहेंगे, तो हम अगर स्कोप ऑफ आ जाता है कि लिखने के लिए कि इसको राइट द डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, राइट द स्कोप ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, तो आप ये स्कोप कहीं भी लिख सकते हो। इवन कभी कभी हमें याद नहीं रहता कि मतलब छोटा सा आंसर याद रहता है, लेकिन हम चीज़ें क्या करें, तो हम वहाँ पे ये छोटा-सा स्कोप भी लिख सकते हैं। मतलब ये छोटा स्कोप भी लिख सकते हो आप, कहीं भी लिख सकते हो। किसी भी आंसर में कोशिश करके आप चाहोगे तो इसे डाल सकते हो, ठीक है? तो अब हम इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, ड्रग एक्शन का क्या मीनिंग है। तो ड्रग एक्शन का मीनिंग है कि ड्रग कैसे इंटरैक्ट करती है मॉलिक्यूलर लेवल पर एंजाइम के साथ। हमारी बॉडी में एंजाइम होते हैं रिसेप्टर के साथ, है ना? तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम है, रिसेप्टर है, उसके साथ कैसे वो जो ड्रग है, वो कैसे उसके ऊपर लगती है जिससे हमारी बीमारी सही हो जाती है, राइट? है ना? हम और इससे ड्रग एक्शन के बाद अभी बस इतना ही याद रखो। मेटाबॉलिज्म में बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, फेज़ 1, फेज़ 2। तो इसमें मतलब कुछ लेवल पे क्या होता है कि फेज़ 1 रिएक्शन होता है, कुछ लेवल पे फेज़ 2 रिएक्शंस होते हैं। वो आगे चल के आप फार्माकोलॉजी के अंदर अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है? अगला हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डायग्नोसिस। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में क्या होता है, किसी बीमारी का पता लगाना। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है, किसी बीमारी का पता लगाना। और मॉनिटरिंग मतलब लगातार उस बीमारी की कंडीशंस को पता लगाते रहना है कि वो सही हो भी रही है कि नहीं हो रही है ना? तो डायग्नोसिस मतलब क्या हो गया कि उस बीमारी का पता लगाना। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज में फटाफट उसका ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे हम। तो ग्लूकोज लेवल जैसे चेक करेंगे पता चल जाएगा उसका, है ना? ऐसे ही लीवर के लिए, लीवर में भी हम एलपीटी करते हैं, है ना? तो अलग-अलग टेस्टिंग होती है, वो सारे टेस्ट करेंगे हम, उससे पता चल जाएगा बीमारी हो गई। लगातार फिर हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं कंटिन्यूअस, उसका ग्लूकोज़ लेवल 2 घंटे पे, 4 घंटे पे, 6 घंटे पे हम मॉनिटर भी करते रहते हैं पेशेंट का कि वो कम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना? वैसे कुछ बायोमार्कर भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज़ के लिए होता है ग्लाइकोलेटेड एल्बुमिन, है ना? सॉरी, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन, है ना? ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है उससे पता चल जाता है कि डायबिटीज हो गई है, ठीक है? अगला है फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक। तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनामिक क्या है ना? सिंपल सी बात मैं सीधा-सीधा कहूँगा कि आप फार्माकोकाइनेटिक, तो हमने फार्माकोकाइनेटिक में जो ट्रिक पढ़ा था कि फार्मासिस्ट कन्हैया, तो कन्हैया क्या है? आदमी है ना? फार्मासिस्ट कन्हैया क्या है? हमारा आदमी है। तो आदमी तो एब्ज़ॉर्प्शन जहाँ भी होगा, जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज़्म होगा या एक्सक्रीशन होगा, वो क्या होगा? फार्माकोकाइनेटिक होगा। और फार्माकोडायनामिक क्या होगा? फार्माकोडायनामिक का मीनिंग होगा कि ड्रग कैसे एक्शन कर रही है। तो ड्रग का एक्शन फार्माकोडायनामिक होगा। ठीक है? अगला है हमारा ड्रग डिज़ाइन। तो ड्रग डिज़ाइन कैसे होगा? तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी पाथवे चल रहा है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन या लिपिड ऑक्सीडेशन आप मान लो, है ना? तो ये जो भी साइकिल चल रहे हैं, अगर किसी स्टेज पे किसी को कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी मेटाबोलाइट क्या होता है कि कभी-कभी हमारी बॉडी हर एक स्टेज पे कुछ मेट अलग-अलग फ़ॉर्म कर रही है ना, ग्लाइकोलिसिस में जैसे बनता है ना? तो अगर वो उस मेटाबोलाइट्स को ज़्यादा फ़ॉर्म करे, तो उसकी वजह से डिज़ीज़ हो रहा है। तो अगर हम उस स्टेज को क्या करें, कम कर दें या उस स्टेज को रोक दें, तो ग्लूकोज़ अगर हम किसी की बॉडी में मान लो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज़ का कम हो रहा है, ग्लूकोज़ टूट जा रहे हैं, ठीक है? तो ग्लूकोज़ अगर टूट जा रहे हैं, तो अगर हम नहीं चाहते ग्लूकोज़ टूट जाए, तो हम उसके पाथवे को रोक देंगे। तो उसके पाथवे को रोक देंगे, तो क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए जो भी सेल की जो भी मेटाबॉलिक पाथवे हैं, उसको अच्छे से स्टडी की जाती है, ताकि उस डिज़ीज़ को ट्रीट किया जा सके। ठीक है? तो इसी को और ट्रीट करने के लिए हम उस हिसाब से ड्रग को डिज़ाइन कर सकें। उस पाथवे को अगर हम अच्छे से जानेंगे, तो हम अच्छे से उस ड्रग को डिज़ाइन कर पाएँगे। तो इसमें यही एंजाइम होता है कि जो एंजाइम है जिसकी वज़ह से डिज़ीज़ हो रही है, या जो पाथवे है जिसको हम अगर रोक दें या उसको फ़ास्ट कर दें या कम कर दें,
तो वो पाथवे के बेसिस पे हम ड्रग को डिज़ाइन करेंगे। ऐसे ही प्रोटीन इंजीनियरिंग होगा या डीएनए इंजीनियरिंग, ये सब है ना? ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। अगला है टॉक्सिकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक ड्रग। तो टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है कि इसमें हम टॉक्सिक इवैल्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं? टॉक्सिसिटी इवैल्यूएशन करते हैं, है ना? कि कितने अमाउंट में जो ड्रग जो प्लाज़्मा में है, वो एकदम ऑप्टिमम है थेरेप्यूटिक के लिए। लेकिन अगर वो थेरेप्यूटिक मतलब एक इंसान को अगर हम उस कंडीशन पे दवाई दी गई, इस कंडीशन में दवाई दी गई, तो इस कंडीशन पे क्या है कि दवाई अच्छे से काम कर रही है। बट इसके ऊपर अगर हमने ज़्यादा दवाई दे दी, तो वो दवाई वो अदर इफ़ेक्ट दिखाने लगेगी, ज़्यादा तेज़ी से इफ़ेक्ट दिखाने लगेगी, जिसकी वजह से बोर्ड इंसान को क्योर होने की जगह वो उल्टा एडवर्स इफ़ेक्ट हो जाएगा, उल्टा उसे परेशानी हो जाएगी। उस और ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, उसको हम कहेंगे टॉक्सिसिटी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लगातार जो ड्रग का जो लेवल है प्लाज़्मा के अंदर, यानी प्लाज़्मा यानी जब भी प्लाज़्मा वर्ड यूज़ करेगा तो इसका मीनिंग यही है कि ब्लड, है ना? तो ब्लड के अंदर बेसिकली जो भी हमारा जो ब्लड है, उसके अंदर प्लाज़्मा के अंदर ड्रग का जो लेवल होना चाहिए वो एक ऑप्टिमम होना चाहिए ना? ड्रग का लेवल कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमम होना चाहिए। ठीक है? तो इसकी इवोल्यूशन भी की जाती है ना? अगला है यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स, है ना? तो न्यूट्रा में हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रास्यूटिकल्स न्यूट्रा में बायोएक्टिव कंपाउंड, है ना? तो न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड बायोएक्टिव कंपाउंड, न्यूट्रा एंड विटामिन्स, है ना? तो न्यूट्रास्यूटिकल्स न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या है? जो बायोएक्टिव कंपाउंड हो या विटामिन हो ना, न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर आप ये याद कर लो, विटामिन भी याद कर लोगे चलेगा। ठीक है? जीनोमिक से रिलेटेड क्या हो जाएगा? जेनेटिक, है ना? जेनेटिक एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया स्कोप ऑफ क्या? बायोकेमिस्ट्री। तो अब हम नेक्स्ट जाने वाले हैं किस पे? नेक्स्ट हम जाने वाले हैं सेल एंड इट्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल और उसके जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या है, तो सबसे पहले मैं सेल बता देता हूँ क्या होता है। तो सेल क्या होता है हमें पता है, सबको पता है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, है ना? तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट किस लिए होता है? ये फंक्शनल यूनिट ताकि लाइफ लाइफ के लिए होता है ना, है ना? ताकि ये लिविंग ऑर्गेनिल्स के अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता रहे। ओके? लिविंग ऑर्गेनिल्स के अंदर लाइफ चलाने के लिए जितने भी स्मॉलेस्ट फंक्शंस होते हैं, वो सारे स्मॉलेस्ट ये सारे फंक्शंस सेल ही करता है। ठीक है? तो बेसिकली कोई भी सेल जो होता है, उसके अंदर ये सारे उसके पार्ट्स होते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिससे सेल मिलके बना होता है, राइट? तो हम इसमें एक-एक करके सेल्स के पार्ट को याद रखेंगे। तो जो बस सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे बाहर वाला होता है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन के बाद ये जो इसके अंदर सारे जो कंस्टिट्यूएंट पड़े हुए हैं, जिसके अंदर ये सॉल्यूशन जो है, जिस सॉल्यूशन के अंदर ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स पड़े हैं, चाहे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये बाकी सब चीज़ें जितने भी हैं, सारे के सारे जिसमें पड़े हुए हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज़्म, है ना? तो यहाँ पे साइटोप्लाज़्म लिखा है क्या देख लेते हैं, नहीं तो फिर मैं लिख दूँगा। हाँ, लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज़्म, ठीक है? जिसके अंदर ये सारे के सारे पड़े हुए हैं, ठीक है? सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद सबसे बीचों-बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस, है ना? सबसे बीचों-बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यानी बीचों-बीच में, ऐसे याद कर लेना है, न्यूक्लियस होता है सबसे बीचों-बीच में, ठीक है? सबसे पहले सेल है, मेम्ब्रेन है, सबसे पहले सेल का मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर सॉल्यूशन भरा है, तो उसे कहते हैं हम क्या? साइटोप्लाज़्म, है ना? साइटो का प्लाज़्म है ना, जैसे हमारी बॉडी का प्लाज़्म क्या है? ब्लड है ना? हम कहते हैं ब्लड है, तो ऐसे ही सेल का भी प्लाज़्म है ना, तो वो क्या है? साइटोप्लाज़्म, है ना? ओके? ऐसे ही न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद ये सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बगल-बगल में ये जब आप देख रहे हो ऐसे छोटे-छोटे बॉल्स टाइप के, है ना? दिख रहे हैं आपको छोटे-छोटे से ये? इसको कहते हैं हम एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, क्या कहते हैं? एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, ठीक है? ये सारे क्या हैं? एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, ठीक है? और ये छोटे-छोटे ये क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहा है, आप ऐसे याद कर लो, ठीक है? उसके बाद ये तो सबसे फ़ेमस है हमारा, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको ये बताया कि ये याद करो, फिर साइटोप्लाज़्म याद करो, है ना? क्योंकि हम ऐसे इमेज के ज़रिए ही चीज़ें याद कर सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है चीज़ों को याद करने का, है ना? तो सबसे पहले हम साइट सेल मेम्ब्रेन याद रखो, फिर साइटोप्लाज़्म याद रखो, फिर सेंटर में न्यूक्लियस, फिर सेंटर से फिर बाहर आते समय, है ना? बाहर आते समय इसके बाहर क्या पड़ा हुआ दिख रहा है? ये एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, है ना? एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम बाहर आए, तो बाहर आके हमने देखा ये बड़ा-सा दिख रहा है एक माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखा, राइट?
ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमें बाहर ये छोटे-छोटे से, और हम बाहर की तरफ गए तो हमने देखा ये छोटे-छोटे से इसमें डॉट-डॉट दिख रहे हैं आपको? ये डॉट-डॉट पड़े हुए हैं यहाँ पे, दिख रहा है ये डॉट-डॉट? ऐसे, है ना? डॉट-डॉट से दिख रहे हैं छोटे-छोटे से। ये सारे हमारे राइबोसोम्स हैं। क्या हैं हमारे? ये छोटे-छोटे से बाहर की तरफ राइबोसोम्स हैं। ठीक है? ओके? तो हमें ये इतनी चीज़ें तो याद रहनी चाहिए। और ये मैंने 4 लिख दिया ना, इसको 5 कर लेते हैं और इसको 6 कर लेते हैं, राइट? ओके। उसके बाद कुछ पेरोक्सिसोम्स होते हैं ना, ये कुछ पेरोक्सिसोम्स होते हैं। तो ये जो मेन चीज़ें हैं ना, मैंने ये मेन चीज़ें ही लिखवाई हैं जिससे याद करो। आप बस ज़्यादा चीज़ें मत करो, यही बस याद रखो आप, है ना? ज़्यादा चीज़ें नहीं, और जिस वे में बताया है उसी वे में आप याद रखो। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज़्म, फिर बीचों-बीच में न्यूक्लियस, है ना? फिर उस न्यूक्लियस के बाहर ये जो छोटी-छोटी चीज़ें, एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम, और फिर उसके बाद पेरोक्सिसोम्स। अब हम एक-एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बना है? तो सेल मेम्ब्रेन हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना रहता है, ठीक है? फॉस्फोलिपिड, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको, किससे बना रहता है? तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इसी लेयर की वजह से कोई भी चीज़ सेल्स के अंदर आती है, ठीक है? इसी लेयर की वजह से कोई भी चीज़, कोई भी मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्ट होता है इसी के ज़रिए, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए। उसके बाद साइटोप्लाज़्म, तो साइटोप्लाज़्म के अंदर ही हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, राइट? तो ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में जाओगे तो साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, है ना? ये साइट ज़रूर पूछा जाता है ना, ये ज़रूर पूछा जाता है कि ये क्या है ना? साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है? साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, है ना? तो साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस करके क्वेश्चन आता है। इसको थोड़ा-सा नीचे करके लिख देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है? साइट साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है? तो ये साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस के बारे में आता है ऐसे, पूछता है क्वेश्चन वो कि साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो ये वो साइटोप्लाज़्म है, ठीक है? अगला आने का हमारा बात करते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है तो डीएनए। सेंट न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में हमारा डीएनए होता है ना? और यहीं पे डीएनए से वो यहीं पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है क्या? कि डीएनए से डीएनए ही बनना, राइट? ठीक है? और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कि डीएनए से आरएनए बनना। डीएनए से क्या बनना? आरएनए, ठीक है? तो डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, ठीक है? आरएनए बनेगा। तो ये ऐसा होता है। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है? अगला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है, पावर हाउस ऑफ द सेल ये कौन है ना? पावर हाउस ऑफ द सेल्स कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना? ये क्या करता है? एटीपी का प्रोडक्शन करता है। कौन से प्रोसेस से करता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, है ना? तो ये भी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोसेस से ये एटीपी फॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी बनाता है, ठीक है? अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन बनाता है, ठीक है? और लिपिड बनाता है। ईआर, तो ईआर और एसईआर, तो ईआर क्या होता है? ईआर क्या होता है ना? तो ईआर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना? एसईआर क्या होता है? तो आरईआर, इसके आगे आर लिखा है, तो इस आर का मतलब होता है रफ। क्या होता है? रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही इसके आगे एस ई आर लिखा है ना, ये एस ई आर। इस एस का मीनिंग क्या है यहाँ पे? स्मूथ, है ना? क्या है? स्मूथ। तो इसका नाम पूरा हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ वाला, स्मूथ है तो एकदम लिपिड जैसा, ऑयली जैसा टाइप का, तेल जैसा टाइप का चीज बनाएगा। रफ है तो प्रोटीन बना रहा है, राइट? अगला है गोल्गी एपरेटस। इसके अंदर गोल्गी एपरेटस भी होता है, तो जो कि
क्या करता है, प्रोटीन को और लिपिड को सॉर्ट करता है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करता है, बस आपको यही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अगला है लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स कह लो या पेरोक्सीसोम्स कह लो, तो ये सब क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा बायोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं या बॉडी के अंदर, यही हमारी बॉडी के अंदर उसको कम मतलब खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये डिग्रेड करते हैं, लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डिग्रेड करते हैं। इसीलिए जब हम फास्टिंग रखते हैं तो कहते हैं ना लोग कि कैंसर सेल्स की ग्रो होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सारे गंदे वाले मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो सारे लाइसोसोम्स और ज़्यादा पहले, सबसे पहले उसी को एनगल्फ करने लगता है, या पुरानी सेल्स को भी एनगल्फ कर लेता है, ये खत्म कर देता है। मतलब उसमें छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, सारी तरीके से डिग्रेड हो जाते हैं, है ना? तो वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी-कभी फास्ट रखना चाहिए। ये अगर आप कुछ टाइम अगर अपनी मील को स्किप भी करते हो तो वो अच्छा है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है? अगला हम बात करने वाले हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम्स के बारे में, राइबोसोम ही एक जहाँ साइट है, जो साइट है जिस जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे हम ध्यान तो नहीं देते, लेकिन ये पार्ट बेस से क्या होता है कि एकदम एक झटके से एकदम क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो हमें लगता है कि यार कहाँ से आ गया ये, सिंपल सिंपल यहीं से आ जाता है उठ के। ज़्यादातर बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे से उठ के आ जाते हैं, ठीक है, जिसका आंसर एकदम हमें रटा रटाया रहेगा तो हमें आसानी से हम पेपर को दे सकते हैं। अगला पार्ट इसमें क्या है कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो सेल में कहाँ पे होते हैं, जो मैंने बोला था ना, बायोकेमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, तो सेल्स के अंदर कहाँ हो रहे हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला होता है क्या, एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन में जैसे कैटाबॉलिक पाथवे है, तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे, टीसीए साइकिल है ना, साइकिल्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इन डेप्थ में, यही सब हम कवर करेंगे आगे चल के, ठीक है। अगला है सिंगल सिंगल ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन मतलब ट्रांसडक्शन मतलब भेजना, है ना, मूवमेंट। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिस्पॉन्स होता है, हार्मोन्स का रिस्पॉन्स होता है ना, हार्मोन्स भी हमारे क्या है, एक तरीके के सिग्नल्स ही हैं, है ना। ओके, और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं एक तरीके से, है ना, तो वो भी क्या है, सिग्नल ही एक तरीके से। अगला है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो मैंने अभी बताया था कि आपको कि कौन सी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन में, तो बाइफॉस्फोलिपिड, है ना, बाइफॉस्फोलिपिड लेयर होती है ना, तो वो उसमें क्या होता है, एक्टिव एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे एंडोसाइटोसिस भी होता है, एक्सोसाइटोसिस भी होता है ना, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे। मैकेनिज्म, सारे मैकेनिज्म से ही कोई चीज़ सेल के अंदर आता है, इसी मैकेनिज्म से अंदर आता है। या तो किसी चीज़ को आने के लिए कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, तो एनर्जी खर्च नहीं होगी तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अगर उसमें एनर्जी खर्च होगी, अगर वो अंदर आ रहा है और अंदर आने के लिए वहाँ पे एटीपी लगा उसको आने के लिए, ठीक है, अगर एटीपी लगा, अगर एटीपी लगता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कुछ इस तरीके का दिखता है वहाँ पे, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा कि वो ऐसे, यहाँ पे ऐसे मतलब वो अंदर की तरफ चीज़ों को लेता जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ थी वो अंदर आ गई, ऐसे मतलब वो ऐसे एंडोसाइटोसिस अंदर की तरफ लेता जाएगा, धीरे धीरे अंदर की तरफ ले आया, एंडोसाइटोसिस एनगल्फ कर लिया, राइट। एक्सोसाइटोसिस में मतलब बाहर की तरफ डाल दिया उसे। अगला है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड बायोकेमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं ना, यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है, ओके, ग्लूकोज से एटीपी का सिंथेसिस, लिपिड से एटीपी का सिंथेसिस। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ग्लूकोज से कितने एटीपी बनेंगे, लिपिड से, एक लिपिड के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनेंगे, ये सारे भी क्वेश्चन आते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू।